वह नोटिस करता है कि आसपास का माहौल काफी अजीब था। ऐसा नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। सड़क पर हजारों की तादाद में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जेरी अभी अपनी गाड़ी में ही बैठा रहता है, लेकिन तभी अचानक एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़कर आगे निकल जाता है। जेरी गाड़ी से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगता है, जो आज वाकई बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसकी नजर आसमान पर पड़ती है, जहाँ कई मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे होते हैं। जेरी समझ जाता है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो खुद एक CIA स्पेशल एजेंट और रिसर्चर होता है। जेरी ये सब देख ही रहा होता है कि तभी कुछ किलोमीटर आगे शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से डरकर सभी लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। जेरी भी फौरन अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भयंकर ट्रैफिक की वजह से वह अपनी गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिला पाता। लेकिन तभी पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक आता है, जो गाड़ियों को धक्का देता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जेरी को अपनी गाड़ी निकालने का मौका मिल जाता है और अपनी कार को उसी ट्रक के पीछे लगा देता है, पर कुछ ही दूर जाकर उस ट्रक का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे जेरी की गाड़ी भी फंस जाती है। अब कोई और रास्ता न होने पर वो अपनी फैमिली को गाड़ी से निकालता है और पैदल ही वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हमें आसमान से एक शॉट दिखाया जाता है, जहाँ हजारों लोग शहर की सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रहे होते हैं। इसी बीच जेरी देखता है कि कुछ लोग काफी अजीब व्यवहार कर रहे हैं और आम लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो लोग जिसे भी काट रहे थे, उसका शरीर कुछ ही सेकंड्स में बदलने लगता था और वो भी एक खूंखार जानवर की तरह बर्ताव करने लगता है। साथ ही इन्फेक्टेड होते ही उनकी आंखों का रंग भी पूरा बदल जाता था। ये देखकर जेरी समझ जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा वायरस फैल चुका है और अब उसे किसी भी तरह अपनी फैमिली को यहाँ से निकालना होगा। इसी बीच उसकी नजर एक ट्रैवल कार पर पड़ती है। वह बिना वक्त गंवाए अपनी फैमिली को उसमें बैठता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम शहर का एक खौफनाक मंजर देखते हैं, जहाँ चारों ओर लाखों लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे होते हैं और हमला कर रहे होते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद जेरी को अपने दोस्त फ्रैंक का कॉल आता है, जो आर्मी में डिप्टी जनरल है। जेरी उससे पूछता है कि आखिर शहर में ये हो क्या रहा है, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि हालात अब हमारे काबू से बाहर हो चुका है और एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल रहा है। फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम्हें किसी भी तरह आज रात तक जिंदा रहना होगा और सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल रेस्क्यू टीम भेजूंगा। जेरी उसकी बात मान लेता है। कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग वॉशिंगटन DC पहुंचते हैं, जहाँ जेरी एक मेडिकल स्टोर के पास अपनी गाड़ी रोकता है और उसके अंदर चला जाता है। दरअसल उसकी बड़ी बेटी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और उसी की दवाई ढूंढने के लिए अंदर गया होता है। इसी बीच मेडिकल स्टोर के अंदर एक लड़का उस पर गन तान देता है, पर तभी उसकी नजर जेरी की बेटी पर पड़ती है और शायद उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है, इसलिए वो धीरे से अपनी गन को नीचे कर लेता है और जेरी को दवाई भी दे देता है। तभी अचानक जेरी की नजर बाहर अपनी पत्नी पर जाती है, जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। जेरी तुरंत बाहर आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानते तो जेरी उनमें से एक को गोली मार देता है और अपनी पत्नी को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह फिर से अपने दोस्त फ्रैंक को कॉल करता है और रेस्क्यू की सही लोकेशन पूछता है। फ्रैंक उसे एक ऊंची बिल्डिंग का पता देता है और कहता है कि तुम वहाँ की छत पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। जेरी जैसे तैसे ज़ॉम्बीज़ से बचकर उस बिल्डिंग तक पहुँच जाता है। इसी बीच रास्ते में उसे एक जर्मन फैमिली मिलती है, जो डरी सहमी उसी बिल्डिंग में छुपी हुई होती है। उनका एक छोटा बेटा भी होता है, जिसका नाम थॉमस है। पहले तो वह फैमिली डर के मारे जेरी और उसके परिवार को अंदर नहीं आने देती, पर जेरी की छोटी बेटियों को देखकर उनका दिल पिघल जाता है और वह दरवाजा खोल देते हैं। जेरी उन्हें शहर के पूरे हालात समझाता है और कहता है कि हमें बस किसी भी तरह आज रात तक सरवाइव करना है। सुबह हमारे लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ रहा है। वो दयालु फैमिली उन्हें खाने के लिए खाना और पहनने के लिए साफ कपड़े भी देती है और रात भर ये लोग वहीं रुकते हैं। अब सुबह होते ही जेरी उस जर्मन फैमिली से भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। हालांकि वो अपने बेटे थॉमस को जेरी के साथ भेज देते हैं, ताकि कम से कम उसकी जान बच सके। अब जेरी और उसकी फैमिली धीरे धीरे बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उन पर ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड हमला कर देता है। जेरी ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए उनसे भिड़ जाता है। इसी हाथापाई के दौरान एक ज़ॉम्बी का इन्फेक्टेड खून सीधे उसके मुंह में चला जाता है। यह देखकर जेरी बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत भागकर छत पर पहुंचता है। उसे पता था कि इस वायरस का असर सिर्फ 12 सेकंड में दिखने लगता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेरी छत के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है और उल्टी गिनती शुरू कर देता है। अगर वह ज़ॉम्बी बनने लगता तो खुद ही नीचे कूद जाएगा, लेकिन किस्मत से 12 सेकंड बीत जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। वह पूरी तरह ठीक रहता है। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड भी छत पर आ जाता है। जेरी पीछे रुककर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी एक सैनिक उसकी मदद करता है और आखिरी समय पर जेरी भी छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। फिलहाल वे सुरक्षित थे। हेलीकॉप्टर उन्हें अटलांटिक महासागर में मौजूद एक विशाल मिलिट्री जहाज पर ले जाता है। वहाँ सेना के अधिकारी और उनके परिवार पहले से मौजूद थे। जेरी के परिवार को भी रहने के लिए एक अलग केबिन दिया जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंक जेरी से मिलने आता है। वह बताता है कि अमेरिका की सरकार लगभग खत्म हो चुकी है। ये ज़ॉम्बी वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। किसी के पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं था।
था और न ही किसी को पता था कि यह वायरस आखिर आया कहां से है। वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इस रहस्य को सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन सबकी सबसे बड़ी उम्मीद हार्वर्ड के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फासबार्ग पर टिकी थी। उनका मानना था कि अगर वायरस की असली वजह पता चल जाए तो उसके खिलाफ वैक्सीन भी बनाई जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि यह वायरस शुरू कहां से हुआ। जहाज पर मौजूद लोग पुराने रिकॉर्ड, रिपोर्ट और शुरुआती घटनाओं की जांच करते हैं। हर सुराग उन्हें एक ही जगह ले जाता है, साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस तक, जहां से अब किसी तरह का संपर्क नहीं था। शक था कि वायरस की शुरुआत वहीं से हुई है। योजना बनाई जाती है कि डॉक्टर फासबार्ग को वहां भेजा जाए, लेकिन वह अकेले नहीं जा सकते थे। तभी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जेरी के पास आता है और उसे इस मिशन में साथ चलने के लिए कहता है। असल में जेरी पहले भी सरकार के लिए कई मुश्किल मिशन पूरे कर चुका था। नई और अनजान जगहों पर काम करने का उसे अच्छा अनुभव था। शायद इसी वजह से फ्रैंक ने उसकी फैमिली को बचाने के लिए इतनी कोशिश की थी। शुरुआत में जेरी इस मिशन के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन चीफ साफ कह देता है कि अगर वह यह मिशन स्वीकार करेगा तभी उसकी फैमिली इस जहाज पर रह पाएगी, वरना उन्हें यहाँ से जाना होगा। अब जेरी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह यह मिशन स्वीकार कर लेता है। फिर अपनी पत्नी कैरन के पास जाकर उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि तुम बच्चों का ध्यान रखना। वह उसे एक सैटेलाइट फोन देता है और वादा करता है कि हर दिन संपर्क करेगा। अपनी फैमिली को अलविदा कहता है और वादा करता है कि वापस आएगा, लेकिन सच यह है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वह जिंदा लौटेगा या नहीं। इसके बाद जेरी प्लेन में बैठ जाता है। प्लेन में सफर के दौरान डॉक्टर फासबार्ग जेरी से कहता है कि प्रकृति जितनी भी खतरनाक चीजें बनाती है, उनमें कोई न कोई कमजोरी या सुराग जरूर छोड़ती है। हमें बस उसी सुराग को ढूंढना है। लेकिन जैसे ही उनका प्लेन रात के अंधेरे में साउथ कोरिया के कैंप पर उतरता है, हालात अचानक बिगड़ जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और रनवे पर जॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उन पर हमला कर देता है। सैनिक तुरंत मोर्चा संभालकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन यह खौफनाक मंजर देखकर डॉक्टर फासबार्ग बुरी तरह घबरा जाते हैं। वह भागकर वापस प्लेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी उनका पैर फिसल जाता है। गिरते ही उनकी बंदूक गलती से चल जाती है। जिस डॉक्टर पर पूरी दुनिया को बचाने की उम्मीद टिकी थी, वह एक भी सुराग मिले बिना वहीं दम तोड़ देता है। बचे हुए सैनिक किसी तरह जेरी को सुरक्षित मिलिट्री बेस तक ले आते हैं। वहाँ मौजूद साउथ कोरियन सैनिक काफी गुस्से में होते हैं, क्योंकि इस बेस पर जिंदा रहने का सिर्फ एक ही नियम था, बिल्कुल शोर मत करो, क्योंकि जॉम्बी आवाज सुनकर तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें मारने का भी सिर्फ दो ही तरीका था, या तो सिर में गोली मारो या फिर उन्हें जला दो। जेरी उन्हें बताता है कि यह सिर्फ उनके बेस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है और वह इसका सच पता लगाने आया है। इसके बाद वह उस संदेश के बारे में पूछता है जो कुछ दिन पहले इसी बेस से भेजा गया था और जिसमें पहली बार जॉम्बी का जिक्र किया गया था। बेस का कमांडर जेरी को एक जला हुआ कमरा दिखाता है। यहीं पहली बार एक जॉम्बी को काबू में करने की कोशिश की गई थी। सैनिकों ने एक संक्रमित आदमी को बेड से बांधने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह एक एक करके सभी सैनिकों को काटता गया और आखिर में पूरी टीम को मारना पड़ा। कमांडर बताता है कि पहला जॉम्बी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि सेना का एक डॉक्टर था। वह एक गांव में एक अजीब मरीज का इलाज करने गया था। वहीं उस मरीज ने उसे काट लिया, लेकिन उस मरीज को संक्रमण कहां से हुआ यह आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। जेरी को वायरस के बारे में कोई पक्का जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसे दो बहुत अहम सुराग जरूर मिलते हैं। एक सैनिक जो हल्का सा एक पैर बचपन से कमजोर था, पूरे हमले के दौरान जॉम्बियों के बीच खड़ा था, फिर भी किसी जॉम्बी ने उस पर हमला नहीं किया। वे उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। दूसरा सुराग उसे एक कैद CIA एजेंट से मिलता है। यह एजेंट नॉर्थ कोरिया को हथियार बेचते हुए पकड़ा गया था। अब वह आधा पागल हो चुका था और उसने अपने सारे दांत तक निकाल दिए थे। वह कहता है कि जब नॉर्थ कोरिया में यह वायरस फैल रहा था, तब वहाँ की सरकार ने बहुत सारे लोगों का दांत निकाला गया था, क्योंकि उसका मानना था जब किसी पास दांत रहेगा ही नहीं तो काटेगा कहाँ से, और ऐसा करने से जॉम्बी के काटने का खतरा कम हो सकता है। इसके बाद वह जेरी को एक और चौंकाने वाली बात बताता है। जॉम्बी महामारी शुरू होने से करीब एक हफ्ता पहले ही जेरूसलम के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई थी। इसका मतलब साफ था कि वहाँ की सरकार को इस खतरे की भनक पहले ही लग चुकी थी। ये सुनकर जेरी को यकीन हो जाता है कि इस रहस्य का जवाब शायद जेरूसलम में ही मिलेगा। इसलिए वह सच का पता लगाने के लिए जेरूसलम जाने का फैसला करता है। वह तुरंत अपने प्लेन में ईंधन भरवाने की तैयारी करता है। पूरी टीम बिना कोई आवाज किए साइकिलों से प्लेन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक जेरी के फोन पर उसकी पत्नी कैरन का कॉल आ जाता है। शांत रात में फोन की आवाज सुनते ही आसपास छिपे सैकड़ों जॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जेरी और पायलट किसी तरह प्लेन में चढ़कर टेक ऑफ कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बचाने आए साउथ कोरियन सैनिक जॉम्बियों के बीच फंस जाते हैं और पूरी टीम वहीं मारी जाती है। इसके बाद जेरी और पायलट लंबा सफर तय करके इजराइल पहुंचते हैं। जेरी के पास पहले से अनुमति होती है, इसीलिए वहाँ के सैनिक उसे अंदर जाने देते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात मोसाद के अधिकारी जुर्गन वार्मब्रुन से होती है। जेरी उनसे पूछता है कि पूरे शहर के चारों तरफ इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई गई है। इस पर जुर्गन बताते हैं कि कुछ दिन पहले भारत से एक संदेश मिला था। उस संदेश में बताया गया था कि सैनिक जॉम्बीज से लड़ रहे हैं। उसी चेतावनी के बाद उन्होंने पूरे शहर को दीवारों से घेर दिया ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जब जेरी पूछता है कि यह वायरस सबसे पहले कहाँ फैला था, तो जुर्गन कहते हैं कि इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। वायरस इतनी तेजी से
फैल रहा है कि अब यह पता लगाना लगभग नामुमकिन हो चुका है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना। इसके बाद जुर्गन जेरी को उन लोगों के पास ले जाते हैं जो इन ऊंची दीवारों के अंदर सुरक्षित रह रहे थे। दीवारों के बाहर हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज थे, लेकिन अंदर के लोग अभी भी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनमें से कई अपने परिवार वालों को खो चुके थे। इसी दौरान कुछ लोग माहौल हल्का करने के लिए गाना गाने लगते हैं। धीरे धीरे बाकी लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और सब मिलकर जोर जोर से गाने लगते हैं। यह देखकर जेरी घबरा जाता है। वह सभी को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर था कि ज़ॉम्बीज इस आवाज को सुनकर यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही पल बाद वही होता है जिसका जेरी को डर था। हजारों ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इंसानी सीढ़ी बना लेते हैं और विशाल दीवार को पार कर शहर के अंदर घुस जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भर जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज बहुत तेज और बेहद ताकतवर थे। सेना उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लोग लगातार संक्रमित होते जाते हैं और देखते ही देखते पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जुर्गन जेरी को बचाने के लिए एक इजरायली महिला सैनिक सेगन को उसके साथ एयरपोर्ट भेज देता है। शहर की गलियों से भागते हुए जेरी अचानक एक बेहद अजीब नजारा देखता है। एक कमजोर बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बियों के बीच खड़ा था, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं कर रहा था। वे उसे बिना छुए उसके पास से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर एक बहुत बीमार और कमजोर लड़का भी खड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि ज़ॉम्बी उसे भी पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे और दूसरे लोगों पर हमला कर रहे थे। यह देखकर जेरी के दिमाग में एक बड़ा सुराग आता है, लेकिन उस समय उसके पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसी बीच अचानक एक ज़ॉम्बी सेगन पर हमला कर देता है और उसकी कलाई पर काट लेता है। जेरी जानता था कि इस वायरस को पूरे शरीर में फैलने में सिर्फ 12 सेकंड लगते हैं। वह बिना एक पल गंवाए पास पड़ी एक हथियार उठाता है और एक ही वार में सेगन का हाथ काट देता है। दर्द से तड़पती सेगन के हाथ पर पट्टी बांधते हुए 12 सेकंड तक इंतजार करता है। खुशकिस्मती से हाथ समय रहते काट दिया गया था, इसलिए वायरस उसके शरीर में नहीं फैल पाता और वह ज़ॉम्बी बनने से बच जाती है। जब दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका मिलिट्री हेलीकॉप्टर ज़ॉम्बियों के हमले में पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन तभी जेरी की नजर एक पैसेंजर प्लेन पर पड़ती है जो उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। जेरी और सेगन किसी तरह आखिरी समय पर प्लेन में चढ़ जाते हैं और कुछ ही पल बाद प्लेन उड़ान भर लेता है। जेरी खिड़की से नीचे देखता है। पूरा इजराइल अब ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुका था और देखते ही देखते पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। प्लेन के अंदर जेरी सेगन के घाव पर पट्टी बांधता है। अब वह शांत होकर अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। उसे फिलाडेल्फिया का वह बेघर आदमी याद आता है जिसे ज़ॉम्बीज ने छुआ तक नहीं था। फिर उसे साउथ कोरिया का वह बीमार कैदी, जेरूसलम का वह बूढ़ा आदमी और वह बीमार बच्चा भी याद आया। इन सभी बातों को जोड़कर जेरी एक अहम नतीजे पर पहुंचता है। उसे समझ आ गया कि ज़ॉम्बीज सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ है। अगर कोई इंसान पहले से ही किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी से पीड़ित है तो ज़ॉम्बीज उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इस वायरस को खुद को जिंदा रखने के लिए एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। ये समझते ही जेरी तुरंत अपने सैटेलाइट फोन से वॉरशिप पर मौजूद फ्रैंक को कॉल करता है और अपनी नई थ्योरी के बारे में बताता है। इसके बाद वह पायलट से कहता है कि प्लेन का रास्ता बदलकर कार्डिफ, वेल्स की तरफ ले चले, क्योंकि वहाँ WHO की एक बड़ी रिसर्च फैसिलिटी थी जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस पर रिसर्च की जाती थी। लेकिन तभी प्लेन के अंदर एक भयानक हादसा हो जाता है। एक एयर होस्टेस गलती से कार्गो होल्ड का दरवाजा खोल देती है जहाँ एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ था। बाहर आते ही वह ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह भी ज़ॉम्बी बन जाती है और देखते ही देखते पूरे प्लेन के पिछले हिस्से में अफरा तफरी मच जाती है। एक एक करके लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। जेरी और लोग लगेज बैग्स से रास्ता बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक यात्री की गलती से एक बैग नीचे गिर जाता है। उसकी तेज आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मौत को सामने देखकर जेरी सेगन से एक मिलिट्री ग्रेनेड लेता है। वह उसकी पिन निकालकर सीधे ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और प्लेन की दीवार में एक बड़ा छेद हो जाता है। तेज हवा के दबाव की वजह से केबिन के अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बी खींचकर प्लेन से बाहर आसमान में गिर जाते हैं। जेरी और सेगन ने सीट बेल्ट बांध रखी थी, इसलिए वे बच जाते हैं, लेकिन प्लेन अपना कंट्रोल खो देता है। कुछ ही पल बाद वह सीधे एक घने जंगल में जाकर क्रैश हो जाता है। यह हादसा इतना भयानक था कि प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। मलबे में से सिर्फ 2 लोग जिंदा निकलता है, जेरी और सेगन। सेगन को हल्की चोटें आई थीं, लेकिन जेरी के पेट में प्लेन का एक बड़ा नुकीला लोहे का टुकड़ा घुस गया था। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। सेगन किसी तरह जेरी को सहारा देती है और दोनों धीरे धीरे चलते हुए दूर दिखाई दे रही WHO की बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही जेरी बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर वॉरशिप पर मौजूद सेना को लगता है कि प्लेन क्रैश में जेरी की मौत हो चुकी है, इसलिए वे उसके परिवार को जहाज से निकालकर नोवा स्कोटिया के एक रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया। कई दिनों बाद जब जेरी को होश आता है तो वह खुद को
WHO के डॉक्टरों के बीच पाता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और उस पर शक करता है, लेकिन जेरी फ्रैंक से उनकी बात करवाकर अपनी पहचान साबित कर देता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को रिफ्यूजी कैंप भेज दिया गया है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद वह डॉक्टरों को अपनी कैमोफ्लेज थ्योरी समझाता है। वह कहता है कि अगर कोई इंसान खुद को किसी ऐसी गंभीर लेकिन इलाज हो सकने वाली बीमारी से संक्रमित कर ले तो जॉम्बी उसे नजरअंदाज कर देंगे, यानी वह उनकी नजरों में लगभग अदृश्य हो जाएगा। डॉक्टरों को जेरी की बात सही लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। जिन खतरनाक वायरस की उन्हें जरूरत थी वे बिल्डिंग के सेक्शन बी में रखे थे और उस पूरे हिस्से में पहले से ही करीब 80 जॉम्बी घूम रहे थे। वहां जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना था, लेकिन जेरी पीछे हटने वालों में से नहीं था। जेरी, सेगन और वहां का एक डॉक्टर अपने शरीर पर मोटी टेप लपेटते हैं, फिर कुल्हाड़ी और बंदूक लेकर बिना कोई आवाज किए अंधेरे कॉरिडोर की तरफ चला गया। वे जैसे ही लैब के पास पहुंचते हैं तभी डॉक्टर का पैर गलती से एक लोहे की अलमारी से टकरा जाता है। तेज आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी जॉम्बी जाग जाते हैं और उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सेगन गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तब जेरी एक बड़ा जोखिम उठाता है। वह जानबूझकर दूसरी तरफ भागता है ताकि सभी जॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर चला जाए। इस वजह से सेगन और डॉक्टर सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। भागते भागते जेरी सीधे पैथोजन स्टोरेज रूम में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब जेरी पूरी तरह अकेला था। कमरे की अलमारियों में सैकड़ों शीशियां रखी थीं, जिन पर अलग अलग बीमारियों के नाम लिखे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौन सा वायरस उसे तुरंत मार देगा और कौन सा सिर्फ बीमार करेगा। इसलिए वह कई सैंपल एक बॉक्स में रख लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। बाहर एक खतरनाक जॉम्बी उसका इंतजार कर रहा था। वह दांत किटकिटाते हुए लगातार जेरी को घूरे जा रहा था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जेरी समझ जाता है कि अब उसकी थ्योरी को परखने का समय आ गया है। वह कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है जहां से बाकी डॉक्टर और सेगन उसे देख रहे होते हैं। जेरी एक कागज पर लिखता है, मेरे परिवार से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वह एक शीशी उठाता है, उसमें से सिरिंज भरता है और बिना एक पल सोचे समझे उसे अपनी नस में इंजेक्ट कर लेता है। कुछ समय बाद जेरी को हल्की कमजोरी महसूस होने लगती है। अब सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। पूरी हिम्मत जुटाकर वह लैब का दरवाजा खोलता है और सीधे एक जॉम्बी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। जेरी की सांसें थम जाती हैं। वह जॉम्बी उसके बिल्कुल पास आता है, उसे सूंघता है, लेकिन अगले ही पल उस पर हमला नहीं करता। वह बस कुछ पल तक जेरी को देखता रहता है और फिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर पहले तक वही जॉम्बी उसके पीछे पड़ा था, लेकिन अब वह जेरी को एक बीमार होस्ट समझ चुका था, क्योंकि वायरस को जिंदा रहने के लिए एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। जेरी की यह थ्योरी पूरी तरह सही साबित होती है। ये देखकर सभी डॉक्टर खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद जेरी फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक की कैन निकालता है और आराम से पीते हुए सैकड़ों जॉम्बियों के बीच से बाहर निकल जाता है। हैरानी की बात यह थी कि कोई भी जॉम्बी उसे छू तक नहीं पाता। इस कामयाब प्रयोग के बाद WHO के डॉक्टर तुरंत उसी सिद्धांत पर एक कैमोफ्लेज वैक्सीन तैयार करते हैं। ये वैक्सीन इंसानों को जॉम्बियों की नजर में बीमार दिखाती थी, इसीलिए वे उन पर हमला नहीं करते थे। इसके बाद इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर तैयार करके पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। अब इंसानों के पास लड़ने का एक नया हथियार था। सैनिक ये वैक्सीन लगाकर बेखौफ शहरों में जाते हैं और जॉम्बियों के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। आखिरकार जेरी नोवा स्कोटिया के उस कैंप में पहुंचता है जहां उसकी पत्नी कैरन और उसकी दोनों बेटियां सुरक्षित थीं। वह अपनी फैमिली को गले मिलता है। लंबे और खौफनाक सफर के बाद उनका परिवार फिर से एक हो जाता है। आखिर में जेरी कहता है कि लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है।